बेलापुर गांव में पूनम नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी 18 साल की बेटी थी जिसका नाम अन्नू था। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पूनम दूसरों के घर में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी पूनम शाम को सड़क के किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती। राखी ले लो राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती है। पूरी दिन में मुश्किल से पूनम की 2-3 राखी ही बिक पाती थी। एक रोज पूनम अनु से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है अचार के साथ, खा लेना। ठीक है माँ। पूनम काम पर चली जाती है। अनु दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वह सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अनु भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहां से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अन्नू को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली का नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियां खरीद लेता हूँ। कम उम्र की लड़की है, असली नकली नोट की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अनु के पास जाता है और बोलता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितने राखी है? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अनु, वो खुशी खुशी उसे सभी राखियां दे देती है और वो लड़का नकली 500 के 2 नोट उसे पकड़ाकर वहां से चला जाता है। अनु घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला इंसान आया था और हमारी सारी राखियां खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन यह तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अनु को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी, लेकिन बेचारी अनु का कोई भाई नहीं था। माँ मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहां पहुंचकर पूनम अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अनु अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अनु उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वह वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थीं। पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की। ये सब सुनकर अनु रोने लगती है। तभी पूनम और मालकिन भी वहां आ जाती है और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। सोनू, ये क्या तरीका है बात करने का? और अनु जो कह रही है क्या वो सच है? माँ वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपये की भी कितनी वैल्यू होती है। तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनु से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले मेरी कलाई पर राखी बांध। अब से तू भी मेरे लिए प्रिया की तरह ही मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसको ढेर सारी गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन
शगुन के तौर पर अनु को 5,000 रुपए देती है। यह सब देख अनु और पूनम बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अनु बहुत खुश थी, उसे एक भाई जो मिल गया था। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक छोटा सा घर परिवार रहता था। पिताजी की अचानक मृत्यु के बाद घर में खाने को खाना और पीने को पानी तक न था। पति की मृत्यु के बाद सरला अक्सर बीमार रहती और घर का सारा बोझ उसके बेटे बिट्टू पर आन पड़ा। बिट्टू, जरा मेरी खांसी वाली दवा तो दे दे। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, वही है आपकी दवा। आपकी दवा शायद कल खत्म हो गई थी। भाई को लाने के लिए बोला तो था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सरला बोली, मैं भी कमाल ही करती हूँ। घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है तो इतनी महंगी दवाई। इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ही ले। कि तभी बिट्टू घर आ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? कुछ भी बोलती हो। ये लो, ले आया मैं दवाई। अगर ऐसी बातें फिर से मुंह से निकाली ना तो गुड़िया के हाथ से बनी दाल खानी पड़ेगी। हाँ भैया, कितने बुरे हो तुम। और तीनों हंस पड़ते हैं। उस दिन की रात को भैया, नौकरी का कुछ इंतजाम हुआ? कल के लिए घर में एक दाना नहीं है। सब राशन खत्म हो चला है, ऊपर से माँ की दवाई। भैया, हमारे पड़ोस में जो लता काकी है ना, उसने मुझे एक घर के बारे में बताया है। उन्हें काम वाली की जरूरत है। और बस कर गुड़िया, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। अगर मुझे कुछ देना चाहती है ना तो इस बार कॉलेज में टॉप करके दिखाना। और रही बात राशन की, तो मुझे एक बड़े आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। कल मेरा पहला दिन है। अगर सब ठीक रहा तो हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। वह इतना अमीर होने के बावजूद भी वह सबसे बहुत इज्जत से पेश आता था। लेकिन उसकी पत्नी वह बहुत ही घमंडी औरत थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बिट्टू जी तोड़कर मेहनत करता है। कभी हैरी को ऑफिस और मीटिंग में, तो कभी उसकी पत्नी को शॉपिंग और पार्टीज में ले जाता। कभी कभी तो उसे दोपहर का खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता। फिर एक दिन, हाँ माँ, ये देखो कैसी बनी है। गुड़िया राखी दिखाते हुए बोली, ये तो बहुत ही सुंदर है। भैया के लिए अपने हाथ से राखी बना रही हूँ। भैया को पसंद तो आएगी ना माँ? अरे पगली, इतने प्यार से बनाएगी तो कैसे पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी कीमत तो प्यार की होती है, उपहार की नहीं। हाँ, तुम भैया को मत बताना। मुझे अपनी हाथ से बनी राखी भैया को पहनाकर उनका चेहरा देखना है। कहते ही वहां से हंसती हुई चली जाती है, मगर उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आन पड़ती है। जब शाम को बिट्टू घर आता है तब, आ गया बिट्टू, कैसा रहा आज का दिन? आजा मेरे पास बैठ जा। रोज जैसा ही था माँ। बहुत थक गया हूँ। साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बीवी, वह तो मुझसे अपनी शॉपिंग बैग तक उठवाती है। अरे गुड़िया, जरा पानी पिला दे। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? अगले हफ्ते रक्षाबंधन आ रही है, तूने कुछ सोचा? गुड़िया बड़ी आस लगाए बैठी है। ये सुनकर बिट्टू निराशा से बोला, माँ, मेरी तनख्वाह में घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है, ऊपर से गुड़िया की पढ़ाई। तुम जानती हो माँ, साहब की बेटी अपनी गुड़िया की ही उम्र की है, बल्कि उसका नाम भी गुड़िया ही है। वो इतनी सुंदर कपड़े पहनती है। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी गुड़िया ऐसे कपड़ों में कितनी सुंदर लगेगी माँ। मगर क्या करूँ, एक जैसा नाम होने से किस्मत तो एक जैसी नहीं हो जाती ना। ऐसा बोलते ही बिट्टू रुवासा सा हो पड़ा। सरला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहा है तू? हमारे लिए इतना कुछ करता है तू। मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। और गुड़िया भी तो इतनी समझदार है, तू चिंता मत कर। इतने में ही गुड़िया आ जाती है। ये लीजिए भैया पानी। सरला की बात सुनकर बिट्टू अगले ही दिन अपने मालिक से बात करने का प्लान बनाता है। साहब, आपसे जरा मदद चाहिए थी मुझे। हाँ जी पुत्र जी, बोलो, हाउ कैन आई हेल्प यू जी? साहब, रक्षाबंधन आ रहा है। घर में छोटी बहन भी है।
उसे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाने का मन था। क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? हो जी पुत्र जी, मैंने आपको पहले ही बोला था जी, नो उधारी नो बोनस जी। पर साहब जी, अगर आपको काम करना है ना तो ऐसे ही करना होगा, नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढ लो। कहकर हैरी वहां से चला जाता है और बिट्टू वहीं पर हताश हुआ खड़ा रह जाता है। उसके बाद बिट्टू मालकिन के पास जाता है। मेम साहब। यस बिट्टू, दसो जी। मेम साहब, वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, मेरी एक छोटी बहन है बिल्कुल आपकी गुड़िया जैसी, उसका नाम भी गुड़िया ही है, उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था। आप क्या मुझे कुछ उधार दे सकती हैं? देखो बिट्टू, ये पैसे का लेन देन तुम अपने साहब के साथ ही रखो। ऐसा करो, तुम ये ड्रेस ले जाओ। कहते हुए वो बिट्टू को एक फटी पुरानी ड्रेस दे देती है। लेकिन ये तो फटी हुई है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं गुड़िया दी न्यू ड्रेस उठा के तुम्हें दे दूं? ना मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बिट्टू को उनका व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगा, पर उसने ठान लिया कि वह अपनी गुड़िया को एक नई ड्रेस लाकर देगा। फिर वह मार्केट से सजावट का सामान और कुछ कपड़े लेकर घर आ पहुंचा। माँ, देखो माँ, मैं गुड़िया के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। मगर माँ, ये फ्रॉक जगह जगह से फटी हुई है, हम इस कपड़े से इसको ठीक कर सकते हैं ना माँ? उसकी आंखों में चमक देखकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने सारी रात चोरी चुपके उस ड्रेस पर काम किया और वह एकदम नई जैसी चमकने लगी। 4 दिन बाद रक्षाबंधन था। गुड़िया की बनी राखी और बिट्टू की बनी ड्रेस दोनों एकदम तैयार थे। 4 दिन बाद गुड़िया थाली लेकर खड़ी हुई टीका लगाती है। ये लीजिए भैया, मैंने अपने हाथ से आपके लिए राखी बनाई, कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर है गुड़िया, बिल्कुल तेरे जैसी। और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बिट्टू ने गुड़िया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोलते ही नई ड्रेस देखकर गुड़िया उछल पड़ी। वाह भैया, नई फ्रॉक, ये तो काफी महंगी होगी ना? अरे तेरी खुशी के लिए तो ऐसी 1000 फ्रॉक कुर्बान कर दूं। मुझे माफ कर दे गुड़िया। हाँ, क्या हुआ? आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो फर्ज मेरा और तेरे बाबूजी का था वो बिट्टू निभा रहा है। बिट्टू का मन था तेरे लिए एक नई ड्रेस लाने की, पर मैं इतना भी नहीं कर पाई। हाँ, यह मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा है। और आप ही ने तो कहा था ना कि कीमत प्यार की होती है, उपहार की नहीं। और भैया, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ, ये देखो। कहते ही गुड़िया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ, अब मेरी अगले साल की फी माफ कर दी जाएगी। ये सुनते ही सारा परिवार खुशी से झूम उठा। बिट्टू और गुड़िया एक बात तो अच्छे से समझ जाते हैं, अमीरी की चकाचौंध में वो बात नहीं जो अपनों के प्यार में है। एक गांव में जसवंत अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा रिंकू है। जसवंत बहुत गरीब है। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। सावन का महीना है, तेज बारिश पड़ रही है। जसवंत अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसकी पत्नी कविता अंगीठी पर रोटी बना रही है। रिंकू भी वहीं बैठकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर लेकर बहुत खुश हो रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और उसकी वजह से काम भी बंद हो गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह पापा, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी तो बांधने आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों नाक मुंह चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ 2 समय का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता ही है ना। वो हमारे लिए इतना लाती है और हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते। तुम तो सही कहती हो, ना दाम है और ना घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। भूखे थोड़ी मरना है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। बाहर बहुत बारिश है, आप रहने दो। बीमार पड़ गए तो घर में दवाई के भी पैसे नहीं हैं। तुम मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सिर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने जसवंत को प्लास्टिक का एक थैला लाकर दे दी। जसवंत ने उसे अपने सिर पर रखा
और बारिश में ही बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों के समय पर उनसे जुड़ा हुआ सामान बेचता है। जसवंत भी लाला की दुकान के आगे जाकर रुक गया। नमस्कार लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा काम तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ा है आपका? रोना तो हम जैसों का है, जिन्हें खुले आसमान में मजदूरी करके ही खाना पड़ता है। अरे भैया, मैं ही तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक को तो बारिश में ही आना होगा ना। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, तुम एक काम करोगे? मैं काम की तलाश में ही घर से बाहर निकला हूँ। जल्दी बताइए, क्या काम है? तुम राखी ले जाओ और घर घर जाकर बेच आओ। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने यह राखी का माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से लोग कम आ रहे हैं। तुम घर जाकर अगर राखी बेच आओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं की तुमको दुआ भी लगेगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपया दूंगा। 2 दिन काम करने पर 200 रुपए मिलेंगे। तो मैं पहले 2 दिनों के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी 2 दिनों के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मन जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखी दे दो और मैं यह बेच आऊंगा। राखी तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या आपका माल लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं होती। बिजनेस बिजनेस होता है, और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले पैसे जमा करा दे और तेरे पैसे तेरी मजदूरी के साथ लौटा दूंगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पैसे जरूरी है। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूं। जसवंत वहां से घर के लिए निकला। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया है और जसवंत का वहां पर पैर फिसल गया। बहुत दर्द हो रहा है। कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। लगता है पैर टूट जाएगा। जसवंत जैसे तैसे घर जाने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द बहुत तेज था। लेकिन उससे तेज थी परिवार की भूख, जिसके कारण उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना दवाई के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जसवंत ने दर्द पर काबू किया और अपनी पत्नी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। पैसे तो नहीं है, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी वह पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पायल है, आप ये ले जाओ और राखी लेकर बेच आओ, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। जसवंत ने कविता की पायल ली और लाला को जाकर दे दी। राखी अच्छे से बेचना, खो मत देना और ध्यान रहे कि बारिश में ना भीगे। सबको अच्छे से पैसे लेकर ही राखी देना, कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए। ठीक है लाला जी, मैं सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जसवंत लंगड़ाते हुए राखी लेकर चल दिया। दर्द से कराहते हुए वह एक कस्बे में राखी लेकर गया, जहां लॉकडाउन लगा था। राखी ले लो राखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। एक महिला खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ आ जाओ। जी बहन जी, आ रहा हूँ। बहन जी किसको बोला तूने? मतलब मैं तुझसे प्यार से क्या बोलने लगी, तू तो भैया ही बन गया। मैम साहब, माफ करना। ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखी है। सारी राखी टटोलने के बाद उसने 2 राखी खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मचा रखी है। 50 रुपए भी कोई मांगता है क्या? मेम साहब, लॉकडाउन के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझको मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है, इसके जुर्म में अंदर करवा दूंगी। जुर्माना अलग से लगेगा। यह पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख। जसवंत ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। जसवंत डरा हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पहले से ही चोट होने के कारण वह वहीं गिर पड़ा। जसवंत ने देखा कि उसकी सभी राखी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई है। वह भविष्य की चिंता में डूब गया। तभी पीछे से सरिता भी उसके परिवार के साथ
उसे खोजते हुए अपनी कार से पहुंची। भैया, यह समय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता और बहनों को भाव की भूखी रहना चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे मिट्टी के समान है। पापा, बुआ अच्छे कपड़े लाई हैं। हाँ, और अब हमको शहर भी लेकर जाएंगी। वहाँ हमको कोई काम मिल जाएगा। रिंकू भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भैया, आप कितना भी छुपा लो, मुझे आपके चोट के बारे में पता है। सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। सरिता ने जसवंत का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर अच्छी नौकरी दिला दी।